तो चलो गुप्त वंश पढ़ रहे थे ना। गुप्त वंश में हमने देखा सभी बहुत सारे शासक आए। सबसे पहले संस्थापक कौन होगा गुप्त वंश का? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। क्या ये वास्तविक संस्थापक है? नहीं, श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक नहीं है। इसके बाद में इसका बेटा आएगा कौन? घटोत्कच। क्या ये गुप्त वंश का शासक है? नहीं, शासक तो है पर ये राजा नहीं है, ठीक है ना। साम्राज्य इसका होगा पर ये राजा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? सामंत है। श्रीगुप्त भी सामंत है, घटोत्कच भी सामंत ही है। राजा अब आएगा, जिसका नाम क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ये कौन सा है? चंद्रगुप्त प्रथम वाला है। मतलब नाम केवल चंद्रगुप्त है, ABCD बाद में लगाया है ना हम लोगों ने, कि जान पाएँ। एक ही खानदान में बहुत सारे चंद्रगुप्त हो गए तो कंफ्यूज होते हैं हम लोग। एक वहाँ हुआ था मौर्य वंश में, संस्थापक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे भी हो गया चंद्रगुप्त। अभी देखोगे अभी एक मिलेगा और कंफ्यूजन वाला तुमको, विक्रमादित्य, है ना। विक्रमादित्य एक उपाधि है, किसी का नाम नहीं था। पूरे इतिहास में विक्रमादित्य किसी का नाम नहीं था, पर विक्रमादित्य की उपाधि लगभग 14 लोगों ने ली है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कितने लोगों ने किया है, तो 14। अभी ये मत कहना कि सर जी हम भी एक धारण कर लें, हम 15 में हो जाएं, क्योंकि अभी उपाधियों का अंत हो चुका है। अभी उपाधि तुम धारण नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद के तहत? ये देखो एकदम सन्नाटा, बताओ, तेज बोला करो। ये वो वाला सीन बना रहे हैं इनका ये वाला सीन है, जैसे वो नहीं कहते हैं कि जब डोली से नई नई दुल्हन उतरती है ना तो बहुत स्लो बोलती है, उसके बाद में फिर वो अपना सीन दिखाती है। वही वाला सीन इनका है कि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये डोली से उतरी हुई दुल्हन हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे सीन इनका तब दिखेगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया? विवाह। हाँ, ये देखो सबको याद है। पत्नी का नाम बताओ इनकी, इनके पूरे खानदान का नाम बता देंगे। कुमार देवी, लिच्छवी वंश, कुमार देवी। इनका लड़का कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। ये था असली शासक, था कि नहीं था? अच्छा, कोई लोग बता सकते हो समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी था या अहिंसावादी? साम्राज्यवादी था। मतलब मार धार करने में अभी तक के हिंदुस्तान के सभी शासकों में सबसे अव्वल नंबर पे, सबसे ज़्यादा विस्तार किया पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, ऊपर से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। जितना हिंदुस्तान तुम आज के समय में जानते हो सब समुद्रगुप्त के हिस्से में था। कुछ भी नहीं छोड़ा था बंदे ने। यहाँ तक कि तुम अशोक को देखोगे, अशोक अफगानिस्तान तक पहुँच गया पर इधर दक्षिण में आने की हिम्मत नहीं किया। दक्षिण में वो नहीं बढ़ा, कलिंग तक ही रुक गया, उसके आगे बढ़ा ही नहीं। पर इसका देखोगे दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला विजेता कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को इसके लिए पुराणों में बातें कही गई हैं कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। तो 3 समुद्रों का पानी पीने वाला शौकीन घोड़ा होता है ना। ऐसे थोड़ी ना जैसे तुम शौकीन होते, कभी क्या कहते हो, कभी लिम्का ले आओ, है ना, कभी पेप्सी, है ना, और फिर कभी ड्यू, कभी क्या कहते हैं, हाँ, ओल्ड मॉन्ग। ओल्ड मॉन्ग नहीं पिया था तो समुद्रगुप्त तक हो गया था, है ना। समुद्रगुप्त को हमने निपटा दिया था। समुद्रगुप्त के समय सिक्के चलवाए थे इसने, कौन कौन से? हाँ, अरे राजा रानी सिक्के इसने चलवाए थे अपने विवाह पर, ये भी भूल गए? विवाह याद है? विवाह पर सिक्के चल, सैनिक वेशभूषा में सिक्के चलवाए थे इसने। खूब सैनिक वाली वर्दी पहन ली, फोटो खिंचवाया, कहा यही छाप दो, है ना। अभी क्या होगा, रिफाइंड पे यही फोटो छप के आएगी मोदी जी की, वही वाला सिस्टम इसका है। पूरा पहन लिया और क्या किया, कहा फोटो खींचो और सिक्कों पर यही फोटो रहेगी। एक तरफ वीणा बजाते हुए देखा, कहा एक तरफ लड़ भी लेते हैं, दूसरी तरफ वीणा भी बजाएंगे, टिडिंग 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 टिडिंग। तो वो वाली फोटो भी छपवा दी, है ना। और क्या किया, एक मयूर शैली का सिक्का इसके समय में सबसे प्रसिद्ध था। सबसे प्रसिद्ध सिक्का गुप्त वंश का मयूर शैली का, वो भी किसने चलवाया? समुद्रगुप्त ने। तो 3 प्रकार के सिक्के चलवाए, सैनिक वेशभूषा वाले, वीणा बजाते हुए और मयूर शैली, सबसे प्रसिद्ध मयूर शैली का। ये अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहलाता था। क्या कहलाता था? लिच्छवी दौहित्र कहलाता था। इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत करके पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? धरणी बंद। क्या कहते हैं? धरणी बंद। यूरोप के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है B.S. स्मिथ, उन्होंने इसको कहा है भारत का नेपोलियन। ठीक है ना, इतना हो गया था पूरा क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, अभी तुमको पता है, तुमको हमने इतिहास में पढ़ाया था बीबी लाल, याद है? बीबी लाल का निधन हो गया। बीबी लाल तुमको बताया था, है ना, वो पुरातत्वविद थे, उनका निधन हो चुका है। इतिहास में सिंधु सभ्यता से लेकर के वहाँ तक उनका योगदान है, और अभी लेकर के आज तक की सभ्यता, मतलब 2021 तक की सभ्यता तक उनका योगदान है। 2021 में जो ये राम मंदिर वाला डिसीजन आया है वो भी उन्हीं की देन है। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि बाबरी मस्जिद में राम मंदिर के अवशेष हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो माना, ठीक है ना। वो भी बीबी लाल का ही
एक परिणाम है। तो हो सकता है करंट अफेयर में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए, तो बीबी लाल को याद रखना, ठीक है ना। एक के थापड़ और बीबी लाल तो बताए थे, वो याद रखना। तो इतना हो गया समुद्रगुप्त तक। अभी कौन आएगा? रामगुप्त। कौन आएगा? रामगुप्त। देखो समुद्रगुप्त अपने आप में बहुत योग्य है, समुद्रगुप्त योग्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है? नहीं, बहुत योग्य आदमी है, मतलब एकदम टनाटन आदमी, ठीक है। बहुत शासन इसने किया, पूरा साम्राज्य विस्तार कर दिया, इसलिए इसको साम्राज्यवादी शासक कहते हैं, मार धाड़ करने वाला एकदम से। फिर तुम देखोगे कितना भी, अगर तुम बहुत योग्य हो गए, तुमने बहुत कुछ साम्राज्य बना लिया, बहुत साम्राज्य मतलब क्या, आप जीतो थोड़ी ना, किसी को मार दें, पड़ोसी को मार दें, उसका घर हथियार लें, ये थोड़ी ना करोगे। अब क्या करोगे? अपने पैसा खूब ज़्यादा कमा लिया, बहुत सक्षम हो गए, तो आगे से जब तुम्हारी संतानें आएंगी तो नो डाउट बिल्कुल खच्चर होंगी। वही इसके साथ भी हुआ। समुद्रगुप्त ने पूरा अच्छा खासा शासन किया, खूब बड़ा साम्राज्य बना लिया। कौशाम्बी से स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला है कौशाम्बी, वहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में ले लिया। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी तो थी गुप्तों की, तो वहाँ से स्टार्ट किया, पूरा हिंदुस्तान कब्जे में ले लिया। मतलब नो डाउट ये तो बिल्कुल अच्छा शासक था, है ना। लेकिन उसकी संतान, इसको कुछ करना पड़ा, बना बनाया पूरा हिंदुस्तान मिल गया। और इतिहास में तुम बार बार यही देखोगे, जहाँ कहीं किसी को बना बनाया कुछ मिल जाता है तो उसकी संतानें खच्चर ही निकलेंगी। वैसा इसके साथ भी हुआ। रामगुप्त, रामचंद्र नहीं, है ना, गुरुदेव गुस्सा हो जाएंगे। रामगुप्त, क्या नाम है? रामगुप्त, है ना। तो रामगुप्त जब आया तो इसने अपने जीवन काल में कुछ अच्छा काम नहीं किया, केवल एक काम किया, इसने विवाह किया। किससे? इसने किया विवाह। क्या किया? विवाह किया इसने देवी नाम की महिला से, है ना। अब देवी है तो महिला ही होंगी, देवता तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो देवी क्या है? महिला है। लेकिन गलती ये हो गई कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। क्या थी? बहुत ही ज़्यादा सुंदर। महिलाओं को तो होता है घमंड अपनी सुंदरता पे, है ना, इनको भी था। अब ये इतना योग्य थे नहीं। ये क्या इतने योग्य हैं रामगुप्त? नहीं। अब ये योग्य है नहीं, और महिलाएं किसको पसंद करती हैं? जो योग्य व्यक्ति होता है ना। यही इसके साथ भी हुआ। ये योग्य था नहीं, और महिला तो इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी नहीं थी। तो ये अपने पति देव को पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ये अयोग्य शासक था, योग्य नहीं था। इसके बाद में एक इसका छोटा आया, छोटा भाई, इसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्या है? रामगुप्त का छोटा भाई है। क्या है? छोटा भाई। किसका? रामगुप्त का। तो भैया जो ये भाभी हैं रामगुप्त की, ये क्या की पता है? नहीं पता। क्या हुई? शादी कर लेंगे। शादी तो हो चुकी है उनकी भैया डायरेक्ट शादी नहीं होता है, पहले होता है चक्कर। क्या होता है? पहले चक्कर होएगा, है ना। अरे भैया अंग्रेज भी है यहाँ पे। हाँ भैया, अफेयर होता है ना। तो क्या हुआ? देवर भाभी का अफेयर हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये अंदर अंदर बातें चलने लगी। अब ये बहुत योग्य आदमी है, नो डाउट। अभी देखोगे जितना तुमको पढ़ाया, अभी समुद्रगुप्त भूल जाओगे, इसको जो पढ़ाएंगे सब भूल जाओगे। ये सबसे तुमको सही लगेगा, कहोगे यही है गुप्त वंश का सबसे टनाटन आदमी। इसने क्या किया? सबसे पहले तो इधर देखा कि ये साम्राज्य हथियाना है, इधर इस साम्राज्य पे देखा, इस साम्राज्य को अपने कब्जे में किया, पर शासन करना अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी क्या करना है? पहले राजा को निपटाना है। दोनों ने मिल करके क्या कर दिया? रामगुप्त को खत्म कर दिया। रामगुप्त की हत्या किसने करा दी? चंद्रगुप्त ने। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवी के साथ मिलकर, देवी मतलब नाम ही देवी है, सुंदरता तो सुंदरता के चक्कर मरवा दिया बेचारे को, है ना। इसीलिए कहते हैं योग्य बनो खच्चरों, वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। जो तुम्हारे मित्र है ना घनिष्ठ वाले, वो तुम्हारे साथ यही करेंगे, ध्यान रखना। ये देखो वो दोनों, वो एक दूसरे की तरफ देखो नहीं, अपने आप को चंद्रगुप्त द्वितीय बनाने की कोशिश करो, वरना अगर तुम रामगुप्त रहे तो इधर तुम्हारी भैया बड़े छोटे से कोई लेना देना नहीं होता, बड़े छोटे से कोई लेना है तो तुम बच के रहना। वो बड़े बड़े इसलिए कह रहा है, सुनो मेरी बात सुनो गंभीरता से। वो कह रहा है कि तुम बड़े हो, मतलब तुमको वो ये समझ रहा है आने ना आने देने से कुछ नहीं होता भैया। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है। आज से दोस्ती खत्म। मतलब ये इतना खच्चर है, अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश नहीं करेगा, दोस्ती खत्म कर देगा। अरे उससे ज़्यादा योग्य बनाओ, हो सकता है तुम्हारा सिस्टम ये हो, तुम चंद्रगुप्त की जगह आ जाओ। अपने आप को स्वीकार कर चुका कि सर हम नहीं, रामगुप्त की जगह पे ही रहेंगे हम, पर हम क्या करेंगे? चंद्रगुप्त से दोस्ती खत्म। देख रहे हो ये सीन है। तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त ने इसके साथ विवाह कर लिया, रामगुप्त को मरवा दिया और चंद्रगुप्त के साथ देवी ने विवाह कर लिया। अब विवाह हो गया, साम्राज्य में बहुत बड़ा मैटर फंस जाएगा। छोटी मोटी बात तो है नहीं, कोई छोटी मोटी बात है नहीं, खूब ज़्यादा चर्चाएं होने लगेंगी। और ये मोदी जी से प्रेरित आदमी था। जैसे मोदी जी करते हैं सेम इसको भी पता था। जैसे मोदी जी क्या करते हैं, एक तरफ पेट्रोल 100 पार हुआ, दूसरी तरफ लो सर्जिकल स्ट्राइक। बड़े मैटर न्यूज़ में रहेंगे। बड़ा मैटर कौन?
सर्जिकल स्ट्राइक। भूल जाओगे पेट्रोल 200 रुपया पहुँच गया, अभी तुम्हारा 200 पहुँचा दे मोदी जी, और उधर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, तुम लोग खुश हो जाओगे, तालियां जाओगे, वाह मोदी जी वाह। इधर ये भी इसने भी किया, क्या किया एक तरफ क्या किया, 200 पार कर दिया पेट्रोल, दूसरी तरफ क्या करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक। स्ट्राइक कहाँ पे किया पता है, एक इधर पैरेलल अगर तुम देखोगे तो इधर ISPK भी तो चल रहे हैं, ये खत्म हुए क्या, नहीं, कुषाणों से निकल के ही तो गुप्त आए थे, है ना, यहीं से तो आए थे, कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त, श्रीगुप्त उन्हीं का सामंत था कि नहीं था, यहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन ये भी इधर पैरेलल चल रहे थे। इनमें सबसे खच्चर कौन था, शक, दीमक की तरह लग गए थे, खत्म ही नहीं होते, बहुत सारे शासक आए, ये चल रहे हैं, इंडो ग्रीक खत्म हो गए, कुषाण खत्म हो गए, पहलो खत्म हो गए, लेकिन ये शक अभी भी चल रहे हैं, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसने कहा कि ऐसा काम करते हैं, सब पिटाए हैं शकों से, ऐसा करते हैं इनको हम पीट देते हैं। योग्य आदमी था ही, है ना, इसने क्या किया, शकों को बहुत सारे शासकों ने पहले भी मारा, लेकिन इसने क्या किया, शकों का समूल नष्ट कर दिया। समूल समझते हो, संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया शकों को। किसने कर दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा, शकों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देने वाला शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब जब इसने शकों को नष्ट कर दिया, शक मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुआ करते थे, शकों को नष्ट कर दिया मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है, शक नष्ट हो गए मतलब अब ये अपने आप को कहेगा क्या, विक्रमादित्य। इसने उपाधि धारण कर ली। शकों के अंत करने पर इस उपलक्ष्य में क्या किया, एक उपाधि धारण की जिसका नाम है विक्रमादित्य। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना। ये विक्रमादित्य की उपाधि भारत में 14 लोगों ने धारण की है। अब तुम धारण नहीं कर सकते जो 15 में हो जाओ, क्योंकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में लिखा गया है, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण की, ये बात समझ में आई। आप बताओ बड़ा मैटर कौन रहेगा न्यूज में, ये वाला रहेगा शकों को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या फिर ये रहेगा भौजी से शादी करने वाला। बताओ कौन मैटर रहेगा, हाँ बताओ, हाँ ये वाला मैटर रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक है भैया, छोटी मोटी बात है। अब न्यूज में ये रहेगा, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने चांदी के सिक्के चलवाए। क्या करवाया, चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है ना। सब चल गया भैया। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये न्याय के लिए बहुत फेमस था, न्याय इसका बहुत तगड़ा हुआ करता था अपने समय में। न्याय तुम देखोगे इतिहास में 2 ही लोगों का बहुत फेमस न्याय है, एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, और एक तुम देखोगे मुगल वंश पढ़ोगे तो जहांगीर का, है ना। न्याय के लिए बहुत फेमस है। क्या था ये, न्याय के लिए प्रसिद्ध था ये, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध था न्याय के लिए। इतना बढ़िया न्याय किया अपने बड़े भाई के साथ। ये देखो, देख रहे हो मैटर, है ना। लेकिन ये कौन याद रखता है, जमाना वही याद रखता है जो तुमने गलतियां की है, अच्छाइयाँ कौन याद रखता है। नो डाउट इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन जब भी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, या कोई भी टीचर स्टार्ट करेगा, शुरुआत यहीं से होगी, हाँ। क्योंकि ये देखो, ये इतिहास से कहते हैं ना, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे भी लगती है। कुछ भी हो जाए, हम लोग इतिहास से सीख नहीं रहे हैं। हमको पता है कि हम कितने भी जीवन में अच्छे काम कर लें, लोग बुराई को ही ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सीखते नहीं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, खच्चर, है ना। हम नहीं सुधर सकते, दुनिया सुधर जाए, हम नहीं सुधर सकते। इसने क्या किया, इसने देखा बहुत सारे धर्मों का बहुत सारा प्रचार हुआ। इसने कहा ये हिंदू धर्म को मानता था, गुप्त थे, जो गुप्त थे ना, ये वैश्य थे। आज के समय जिनको वैश्य कहते हो, बनिया वाले भैया, है ना। हाँ ये कह रहा सर, ये है देखो यहाँ बैठे हैं, देखो बनिया का तुमको हम एक कहानी बता देते हैं। बनिया का क्या होता है, बनिया लोग जो होते हैं ना, बहुत प्रेम से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम से, इतना इसने है कि तुम लगेगा कि उनके सगे संबंधी तो तुम ही हो, इतना प्रेम से बोलते हैं। हाँ घी पिला देते हैं, ऐसा लगता है ना। लेकिन जैसे ही उनकी दुकान पे कस्टमर बढ़ने लगेंगे और तुम वहाँ बैठ के भीड़ बढ़ा रहे होगे, तो बनिया क्या करता है, हाँ फिर मिर्चे की बोरी हिलाएगा तुम्हारे ऊपर, कहेगा, अब डायरेक्ट तो मना कर नहीं सकता है भैया, धंधा है, धंधा मंदा हो जाएगा, अगली बार आओगे नहीं। तो अभी वहाँ मिर्चे की जोरी हिलाएगा, कहेगा हटो यहाँ से। वही सेम इनका भी था। ये लोग क्या थे, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, और इनके समय में हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, है ना। जितना विकास हिंदू धर्म का हुआ है पूरा गुप्त वंश में हुआ है, और गुप्त वंश में भी स्पेशली अगर कुछ पूछ दिया जाए तो वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसको चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं। इसके समय में हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। आज जो तुम देखते हो ना हिंदू धर्म,
जो भी तुमको नवरात्रि, दीपावली, दशहरा जो भी मनाते हो, ये सब इसी के समय का है। तो इसको लिख सकते हो हिंदू धर्म का सर्वांगीण विकास हुआ। क्या हुआ? सर्वांगीण विकास किसके समय में हुआ? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। इसको पता था कि लोगों के अंदर उत्साह कब आता है? त्योहारों पे। देश प्रेम कब जगता है? जब राष्ट्रीय त्यौहार होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, देखो लोग मरने कटने के लिए तैयार एकदम से। आप पाकिस्तान पे चढ़ जाएंगे, चीन वालों को उठा लाएंगे, ये वो सब कर देंगे। इसको पता था कि मेंटालिटी लोगों की ऐसी है। इसने कहा परमानेंट बना दो, हर महीने में 2-3 त्यौहार होने चाहिए। देशभक्ति कम नहीं होनी चाहिए, धर्म भक्ति कम ना हो, हर महीने में त्यौहार लगा दिए। जितना भी तुम होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि जो भी देखते हो, सब इसने लगाया। कहा कि हिंदू धर्म आगे जाना चाहिए, लोगों के अंदर धर्म की भावना कम नहीं होनी चाहिए। इससे एक फ़ायदा भी होता है। तुमने देखा होगा नवरात्रि भी आ रही है, नवरात्रि के समय जितने लोग भी नॉनवेज खाते हो कि नवरात्रि भर नहीं खाओगे, होता है कि नहीं होता है? नवरात्रि भर बंद। कभी पूजा पाठ करवाओ घर पे, उस दिन तुम बड़ा सही से रहते हो कि यार आज नहीं, आज कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आज पूजा किया है ना, आज के दिन ठीक रहेंगे। इसका ये फ़ायदा है, बाकी धर्म का कोई फायदा नहीं। इंसानियत सिखाने का काम है धर्म का। धर्म क्या है? एक विचारधारा है, और विचारधारा हर धर्म में अच्छी ही होती है। कोई धर्म आएगा वो अच्छी ही विचारधारा बताएगा। अब तुमने क्या किया? अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ जोड़ दिया। कहा कि नहीं इसमें ये भी जोड़ो, काटना पीटना भी जोड़ो, है ना। तुमने बलि चालू कर दिया। इसमें बलि शुरुआत से थोड़ी ना है, हमने बाद में चालू कर दिया। उसमें अपने हिसाब से रख दिया। कुछ शौकीन राजा आ गए, कहा नहीं काट पीट खाना चालू करो, तो वो भी उसमें ऐड कर दिया। तुम बौद्ध धर्म देखो, कोई छोड़ो, सबको छोड़ो, बौद्ध धर्म देखो। सबसे पहले बौद्ध धर्म किसी भी बाहरी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद की संपत्ति को तुमको लेने को मना करता है। कहता है कि तुम उतनी संपत्ति रखो जितने में तुम्हारा केवल भोजन चल सके, मात्र उतनी, बस इतना ही कहता है। वो है बौद्ध धर्म का हीनयान। वो यही कहता है कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, है ना, अस्ते अपरिग्रह सब बताता है कि नहीं बताता है। उसने कहा कि धन संचय मत करो, उतना ही जितना कमाओ, उतना जितना खाओ, बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आया महायान, थोड़ा मॉडर्न हो गया उससे। अरे नहीं, मतलब पारिवारिक लोग भी रह सकते हैं, ये सब चलेगा, थोड़ी बहुत संपत्ति कमा सकते हो। फिर आ गया वज्रयान, अरे नहीं मीट बदरा मांस सब चलेगा, अरे सब सांसारिक चीज़ें हैं, सब खाओ, है ना। आया कि नहीं आया? शून्यवाद आ गया, अरे एकदम से सब कुछ चालू, हर चीज़, है ना। तो ये सब बाद में हुआ। क्या भगवान बुद्ध कह के गए थे? उनके विचारधारा तो वो थे जो हीनयान के हैं, है ना। ना महायान के वो विचारधारा हैं, ना वज्रयान के हैं, किसी के नहीं है वो। भगवान बुद्ध तो यही कहते थे ना, अगर तुमको चाहिए, सुख चाहिए, तो तुमको सारी इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो तुमको छोड़नी पड़ेगी। यही तो कहते थे कि दुख का कारण क्या है? इच्छा। तुम लोग बेकार में टेंशन में पड़े हो, यहाँ ये एग्ज़ाम निकालने, वो एग्ज़ाम छोड़ो। वहाँ दुख का कारण जो है ये सब तुम्हारी इच्छाएँ हैं। किसी एग्ज़ाम की टेंशन छोड़ो, ठीक है ना। ये सब क्या है? मोह है ये। तो वही बात है इसमें भी है। किसी कोई भी धर्म तुम देखोगे, अच्छी चीज़ें हर धर्म में हैं, ख़राब भी चीज़ें हर धर्म में हैं। कोई भी तुम धर्म बता दो, हम बता देंगे उसमें कोई चीज़ ख़राब क्या है। तुम कोई इतना घटिया तुमको लगता हो कि ये सबसे घटिया है, उसमें हम तुमको बता देंगे इसमें ये चीज़ अच्छी है। कोई भी धर्म हो, सब में अच्छी चीज़ें होती हैं। हम लोग अपने क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसको बदल देते हैं। वो चीज़ें होती हैं बाद में ख़राब करने वाली, है ना। तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई चीज़ बुरी नहीं होती। हमारे हिसाब से हम कैसे उसको लेते हैं वो गलत है ना। कैसे लेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग, वो सही होता है। वैसे ही इसने किया, हिंदू धर्म का सर्वांगीण विकास किया। खूब सारा विकास हुआ, जितना भी किया। क्यों किया इतना सारा विकास? क्योंकि इसको चाहिए था कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा शासन चले, है ना। इसने बनवाया मेहरौली में स्तंभ। क्या बनवाया? मेहरौली जानते हो कहाँ पे है? मेहरौली है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। इसने वहाँ पे बनवाया लौह स्तंभ। क्या बनवाया? अरे वो नहीं सुना? लोहे का एक पावा लगा है, उसमें जंग नहीं लगती कभी। सुना है नहीं सुना? वो किसका बनवाया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ये जब भी न्याय करता था तो राजा बन करके न्याय नहीं करता था। इसके लिए ऐसी विचारधाराएं कही गई हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कभी भी राजा बन करके न्याय नहीं करता था। ये क्या करता था? ये अपनी राजगद्दी से उतरकर एक चबूतरा बनवाया था, आम जनमानस के बीच में बैठ करके वहाँ पर यह न्याय करता था कि किसी को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर आदमी उससे सवाल पूछ सके राजा से कि तुम ये डिसीजन किस बेसिस पे दे रहे हो, है ना। अब लोक कथाएं प्रचलित हो गई हैं कि उस चबूतरे के नीचे कुछ था, वहाँ पे बैठने के बाद वो झूठ नहीं बोल पाता था, किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाता था। वो अलग चीज़ें हैं। विचारधारा ये है कि वहाँ वो आम जनमानस के बीच में बैठ करके सबकी बातें सुनता था। वैसे राजा के समय पहुँचना किसी के लिए इतना आसान नहीं होता, आम जनता के लिए। अभी तुम विधायक जी तक नहीं पहुँच पाते हो, फिर तो वो राजा है ना, पूरे हिंदुस्तान का। मोदी जी तक पहुँच पाओगे? मोदी जी आ जाए तुम्हारे गाँव में, कहें लगाओ खटिया लगाओ इधर, है ना, इधर से बैठेंगे, तो तुम अपनी हर बात कह पाओगे मोदी जी से?
राजा की सभा में जाओ, मान लिया तुम संसद में चले जाओ, घर से 50 क्वेश्चन सोच के गए कि वहाँ 2 ही बोल पाओगे, क्योंकि बाकी कहोगे अरे छोड़ो हटाओ, छोटी मोटी बातें हैं, नहीं इतना। तो वो इसलिए कहता था, वो आम जनमानस के बीच में बैठ करके कहता था, इसने एक चबूतरा बनवाया था जिस पर बैठ करके वो न्याय करता था। कोई भी जब निर्णय सुनाना होता था तो वो उसी पे बैठ करके डिसीजन सुनाता था। ऐसा ही एक शासक तुमको मिलेगा जहांगीर, मुगल वंश में। उसने लगवाई थी न्याय की जंजीर, और वो जंजीर उसने बाहर रखवा दी थी गेट पे, और उसको कनेक्ट कराया था अपने बेडरूम से। वहाँ एक घंटी बेडरूम में लगवाई थी, उसको खींचोगे वो वहाँ बेडरूम में बनती थी, टन 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 टन, है ना। हाँ, वो यही कहता है, किसी को अगर कोई समस्या हो तो वो जंजीर हिलाए, मेरे खोपड़ी पे घंटी बजेगी टन 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 टन, और हम तुरंत आएंगे गेट पे, बताओ क्या दिक्कत है। वो ये कहता था, है ना। तो वो भी अपने हिसाब से ठीक था, लेकिन आज के हिसाब से ठीक नहीं है वो। आज के हिसाब से तुम आराम से सोने जा रहे हो अपना, तुम्हारी वो वाली लाली लिपस्टिक लगा के आए हैं और तुम पूरा सोने का व्यवस्था बना लिए, इधर शैतान बच्चे शरारती पहुंच जाए, सोने ही नहीं देंगे, टन टन टन, एक बजा के भाग गया। अभी देखते हो नहीं, बेल बजा के भाग जाते हैं, डोर बेल, है ना। तो सबने किया, किसी ने, मैंने किया है खूब। मेरे बचपन का सबसे सुनहरा पल यही था कि डोर बेल बजा के भाग जाओ कोई वही नहीं, जिधर से निकलो उधर से। क्या होता था, हम लोग लखनऊ में जब रहते थे तो शाम में जब हम जाते थे 9 बजे के आसपास दुकान से कुछ लाने के लिए, तो क्या करते थे, जैसे दूध का पैकेट लेने जाना है तो वहाँ गए, उधर जा रहे हैं तो जाते टाइम एक बार बजा दिया, निकल गए आगे तो दुकान से वापस आ रहे हैं, फिर बजा के निकल लिए। तो ये करते थे। बाहर रात में कोई सो रहा है, उठ के आएगा, कौन आ गया तो ये सब करना होता था। तो वही, हाँ भाई कभी नहीं, बच गए हैं। गालियाँ पड़ी होंगी बहुत सारी, पर उसमें क्या, अपना चले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जब तक हम लेंगे नहीं तब तक वो हमारा है नहीं। गालियाँ हम एक्सेप्ट करते नहीं तो हमको कितना भी देते रहो, जब तक हम लेंगे नहीं तब तक वो तुम्हारी हैं। तो तब तक तुम दे रहे हो, सब तुम्हारा ही है, तुम्हारी गालियाँ सारी तुम्हारी। इसके समय में कौन आया, एक विदेशी यात्री आया, फायान आया। कौन आया इसके समय में, फायान आया। कौन आया इसके समय, फायान आया, ठीक है ना। फायान क्या है, चीनी यात्री है। कहाँ का यात्री है, चीनी यात्री है, शुगर वाला, है ना। ये चीनी यात्री है, कोई लोग इसको शक्कर यात्री भी कह सकते हो, ठीक है। ये चीन का यात्री है, चीनी यात्री नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इनमें, हाँ, हमने कहा फायान चीनी यात्री होता, कहते नहीं सर, चीनी यात्री नहीं होता है, चीन का यात्री होता है ये बात, और कंफ्यूज भी बहुत है। अरे सर ये क्या, ये तो नहीं था, ये तो चीन का यात्री था सर बताओ जी फायान ने कौन सी पुस्तक लिखी। हाँ जिज्जी लोग मतलब थोड़ा पढ़ रही, खच्चरों शर्म करो। बता, सुनाई नहीं दिया। हाँ तो तुम्हारे ऊपर वो जो पहले तुम्हारे कमेंट किया था ना, वो डोली वाला, वो फिर बैठता है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम बताओ, फाक्यू की, ठीक है ना। इसी के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फायान आया था। चीनी में चीन का यात्री, जी ध्यान रखना, चीन का यात्री, चीनी यात्री नहीं, है ना, माई मिस्टेक। चीन का यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे। इसने पुस्तक लिखी फाक्यू की, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, नवरत्न, जिनमें कालिदास भी एक थे। और कालिदास एकदम जलवेदार आदमी, हर समय बस प्रेम प्रसंग लिखते थे और कुछ नहीं, दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको कहते हैं भारत का शेक्सपियर। क्या कहते हैं, हाँ, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। उन्होंने इतने सारे प्रेम प्रसंग लिखे हैं कि क्या ही पूछो, मतलब जलवे हैं। इतना लिखो फिर दिखाते हैं नवरत्न तुमको। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, इसके समय में इसके 9 रत्न हुआ करते थे। कितने रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने रत्न हैं, 9 रत्न। 9 के 9 बताएं या एक आधे बता दे, काम चल जाएगा। 3 बता दें। तो सबसे पहले लिखो, जो सबसे फेमस है वो है कालिदास। कौन है, कालिदास, है ना। कालिदास के बारे में ये कहा जाता है कि ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया है ना, भारत का शेक्सपियर इनको कहते हैं, ये हमने अभी बताया। इन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाएं लिखी, सब प्रेम प्रसंग पे लिखी हैं। 1-2 तुमको मैंने बता भी रखे हैं। एक शुंग वंश में चले जाओगे वहाँ पे तो तुमको मिलेगा मालविकाग्निमित्रम, मिला नहीं था, वो किसने लिखा था, ये भी इन्होंने लिखा था, मालविकाग्नि। इसमें क्या था बताओ, इसका हाँ, अग्निमित्र और मालविका का ये प्रेम प्रसंग ही था, है ना।
और भी हैं जितने भी देखोगे, जैसे तुम देखोगे पार्वती परिणय, पार्वती परिणय ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। वो कैलाश पर वाली भोलेनाथ की पत्नी माता जी पार्वती है ना, उनका परिणय मतलब विवाह परिणय है ना, उनके बारे में लिखा इन्होंने सब कुछ इन्होंने। और एक वो भरत वाला था, कौन सी थी एक भरत वाली कहानी, भरत की शकुंतला वाली, अभिज्ञान शाकुंतलम, कौन सी लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला के ही पुत्र थे भरत, है ना। अभिज्ञान और शकुंतला की प्रेम प्रसंग वो भी इन्होंने लिखा है। ऋतु संहार, आयो रे मौसम सावन का, है ना। ऋतु संहार मौसम की जानकारी कि मौसम बड़ा रोमांटिक हो चुका है, ठीक है ना। ये वाली बातें भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो कालिदास क्या है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है ना। अपने जीवन काल में इन्होंने इतने सारे प्रेम प्रसंग लिखे हैं, इतने सारे कि इनको तुम क्या कह सकते हो? गुप्त वंश के तुम इनको कह सकते हो कुमार विश्वास, ठीक है ना। गुप्त वंश के कुमार विश्वास कौन? कालिदास, ठीक है। अरे बोलो तो कम से कम। ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा एकदम, विवाह वाले प्रसंग खत्म हो गए तो इनका बिल्कुल मोरल डाउन हो चुका है, बात ही खत्म यहाँ से। अरे थोड़ा तो कम से कम मोटिवेट करो खुद को, ना खुद को करो, कम से कम हमको करो, हम ही चलते रहें, हम सो जाएंगे ऐसे सन्नाटे में। अगले थे धन्वंतरी, कौन थे? वंतरी, धन्वंतरी जानते हो? धन्वंतरी क्या थे? दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखो धन्वंतरी लिखा है। ये आयुर्वेदिक वाले नहीं, वैद्य हैं ये, क्या है? जिज्जी कह रहे हैं आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक दवाओं पे इनका नाम चपके आता है धन्वंतरी। ये वही वाले हैं जिनकी आयुर्वेदिक वाली कंपनियां चल रही हैं। अरे वैद्य थे तो इसलिए चल रहा है इनका। वराहमिहिर इनके समय में हुआ करते थे। वराहमिहिर का जानते हो? वराहमिहिर इन्हीं के समय में थे, है ना। शंकु इन्हीं के समय में थे, बेताल भट्ट इन्हीं के समय में थे, और अमर सिंह इनके समय में थे, है ना। ये सब इनके नवरत्नों में से आते हैं। लिखो, सब लिख के क्या करोगे, किसी काम के नहीं है ये, है ना। पता लिखाने को क्या है, हमें क्या है, हम तो यहाँ खड़े ही हैं, लिखा देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और लिख लो। छपड़क और घट कर पर, वर रुचि, हो गए पूरे 6 3 9। ये हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न, जिनमें से सबसे फेमस कौन है? कालिदास और धन्वंतरी, ठीक है ना। धन्वंतरी वैद्य हैं, हाँ छप्पक नहीं है, छपड़क हैं, ठीक है ना। छप्पक ट्रेन चली वाले नहीं है ये। जी लोगों का अलग नेक्स्ट लेवल पे है। सर जी कल नाइट में वो सोना देख लेना भाई, उसी की क्या देख ली? वो क्या निकला? अच्छा वो जो निकला है, हम उसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे। वो कल तुमने देखा ना, ऐसे एक कुछ जा रहा था शाम में, ऐसे ऐसे बन के कुछ स्टार थे, एक लाइन से जा रहे थे, लगभग 20 थे। इसने गिना था कितने थे? मैंने गिने थे, इसने 52 थे, मैंने गिने थे, मुझे केवल 20 दिखाई दिए थे, बस इतने ही मुझे दिखाई दिए थे। कोई बता सकता है क्या था वो? अरे बताओ ना। अरे यही मैंने भी गेस किया था। मुझे एक्चुअली में नहीं पता था, अभी भी नहीं पता था। तुमने कह दिया तो हम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, नहीं तो अकेला मेरा विचार था तो हम नहीं बताते। देखो स्पेस एक्स एक कंपनी है, क्या है? स्पेस एक्स एक कंपनी है। हमारे यहाँ धरती पे एक पाए जाते हैं, है ना, बहुत ही विचित्र प्रकार के प्राणी हैं ये। इनका नाम है एलन मस्क, है ना। इनसे तुम इनके जीवन काल से बहुत कुछ सीखने को पा सकते हो कि क्या करना। देखो इनको बस ये याद है कि एलन मस्क वही हैं जिनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई हैं। मतलब अच्छे काम कुछ नहीं याद है, जीवन के सारी बुरी घटनाएं याद हैं। हाँ जिज्जी ये वही हैं जिनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई हैं। आगे सुनो, इनके जीवन काल से तुम सब कुछ सीख सकते हो। इस बंदे ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, फिर इसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का काम है अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजना। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज करके और अपने रॉकेट को वापस ले आई है।
मतलब रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली पहली कंपनी है, इसका नाम है स्पेस एक्स। ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है। जैसे नासा काम करती है, जैसे तुम्हारे यहाँ इसरो काम करता है, जैसे रूस में रॉसकॉस्मॉस काम करता है, ऐसे स्पेस एक्स भी एक कंपनी है जो अंतरिक्ष के लिए काम करती है। पर ये जो तीनों कंपनियाँ स्पेस एक्स, रॉसकॉस्मॉस और नासा, ये तीनों सरकारी कंपनियाँ। नासा अमेरिका के लिए, स्पेस तुम्हारे यहाँ इसरो जो है तुम्हारे इंडिया के लिए, रॉसकॉस्मॉस रूस के लिए, है ना। ये सब देश की कंपनियाँ, इसमें सरकारें पैसा लगाती हैं। ये बंदा अपने दम पर, ये प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकार नहीं लगाती। और सोचो इतनी बड़ी बड़ी सरकारें, नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसा रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना पाई कि वहाँ जा करके वापस भी ले आए। इनकी देन है कि वहाँ जा करके वापस भी ले आ सकते हैं अपने रॉकेट को, दोबारा से इस्तेमाल करेंगे अगली बार भेजने के लिए। समझ रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन बस बना दिया कि इधर से जाएगी, उधर से फिर वापस आएगी, लखनऊ से नैमिष, नैमिष से फिर वापस लखनऊ। समझ रहे हो मैटर, वही वाला सिस्टम है। इन्हीं की वजह से आज इंसान पहुंच पाया अंतरिक्ष तक। ये ना होते तो इंसान नहीं पहुंचता वहाँ पे, क्योंकि इंसान को ऊपर भेज दोगे वापस भी तो लाना होता है। तो उसको वापस लाने का काम भी किया इन्होंने, ठीक है ना। यही बंदा वो है जो कहता है कि हम तुमको मंगल ग्रह पे ज़मीन देंगे, वहाँ कॉलोनी बसा देंगे, क्योंकि धरती पे क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है। ये कहता है कि हम किसी को मना नहीं करते कि जनसंख्या नियंत्रण करो, खूब करो, हमारी तो भागी गई है, तुम लोग खूब करो, है ना। किसी को मना नहीं करते हैं। कहा कि जब जगह कम पड़ जाएगी हम तुमको मंगल ग्रह पे जगह देंगे, है ना। डर, वो डर समझता है, कह रहा सब डर समझता है वो समझ रहे हैं मैटर। तो ऐसा एक हुआ था, तुमने मार्वल की मूवी देखते हो, थाइनॉस होता है उसमें, है ना। वो क्या कहता है, जनसंख्या बढ़ रही है, हम एकदम से जनसंख्या सबको मार देंगे, आधी कर देंगे, बढ़ाते रहो तुम। उसके पास वो सोल्यूशन है, इनके पास ये सोल्यूशन है। कहता है कि हम क्या करेंगे, दूसरी जगह ढूंढ लेंगे, है ना, कुछ जगह धरती पे रहो, मंगल पे रहेंगे चल के। वो सिस्टम है। इसी की कंपनी है टेस्ला। दुनिया में दिख नहीं रहा होगा ना वहाँ पे, अनुमान लगाओ इसमें कि यहाँ पे टेस्ला लिखा है, ठीक है ना। तो टेस्ला इसी की कंपनी है। टेस्ला कंपनी क्या है, टेस्ला गाड़ियाँ बनाती है, कार बनाती है, और दुनिया की सबसे पहली ड्राइवरलेस कार यही बनाया है, बिना ड्राइवर वाली, ऑटोमेटिक चलेगी। और ये इंडिया में तब आएगी जब 5G आ जाएगा। इंडिया में 5G जब लॉन्च होगा तब यहाँ पे ये ड्राइवरलेस कार भी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि बिना 5G के क्या यहाँ पता लगा 4G में इतना लैग है कि जब तक ब्रेक लगा तब तक तो ठुक जाएगी, है ना। नेटवर्क लैग इतना है। तो 5G जब लॉन्च हो जाएगा तब टेस्ला कार अपने यहाँ इंडिया में लॉन्च हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक कार बनाता है, इसमें कोई भी डीजल फ्यूल कुछ नहीं लगता है। इसको अपने पर्यावरण की बहुत ज़्यादा सुरक्षा की टेंशन है। इसका एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है स्टारलिंक। पता है स्टारलिंक? स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो कहता है कि हम अंतरिक्ष में 1200 सैटेलाइट भेजेंगे। कितने? 1200 सैटेलाइट भेजेंगे, और इन 1200 सैटेलाइट से हम पूरी की पूरी पृथ्वी को घेर लेंगे। क्या करेंगे? पूरी पृथ्वी को घेर लेंगे। और पूरी पृथ्वी में सैटेलाइट भेज दिया, मतलब क्या है, पूरी पृथ्वी एक तरफ से गिर गई, अब क्या होगा, पूरे पृथ्वी से कनेक्ट कर पाएगा वो। दुनिया में चाहे जहाँ हो, मतलब इस धरती पे चाहे जहाँ हो, हर जगह से कनेक्ट कर लेगा। सैटेलाइट का काम क्या होता है? नेटवर्क को कनेक्ट करना। अभी एक सैटेलाइट होती है तो तुम देखते हो तुम्हारे यहाँ रेडियो पे नेटवर्क आ जाते हैं, इधर उधर जो तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं, जो टावर लगे हैं, ये भी सब सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं। वो कहता है हम इतने सैटेलाइट भेज देंगे ऊपर, नीचे टावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे जहाँ बैठे हो दुनिया में, धरती में, चाहे जहाँ तुम, चाहे माउंट एवरेस्ट पे बैठे हो, चाहे हिंद महासागर में, कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे जहाँ रहो, हर जगह नेटवर्क अवेलेबल मिलेगा। इतनी स्पीड रहेगी कि 1 Gbps तक का स्पीड तुम इस्तेमाल करोगे। 1 सेकंड में 1 GB डाउनलोडिंग, इतनी स्पीड देंगे। और वो भी क्या कहता है सब फ्री देंगे, सब फ्री। कहता है हम कुछ पैसे भी नहीं लेंगे। क्या लगेगा मेरा, एक बार में लगाएंगे फिर फ्री। फिर तुम लोग इंतजार करो, एलन मस्क, तुम लोग खाली, अभी नवरात्रि आ रहे हैं, तुम लोग व्रत रखना इसके लिए कि इसकी उम्र बढ़ा दो सर जी, है ना, माता जी, है ना, माता जी से कहो कि इसकी उम्र बढ़ा दो जब तक ये वाला लॉन्च ना कर दे, ठीक है ना। फिर तुमको सबको फ्री में इंटरनेट मिलेगा। बात समझ रहे मेरी? हाँ, वो गई इसकी छोड़ के, कह रहा सर करवा चौथ कौन रहेगा, इसकी वाली गई, जिज्जी ने पहले बताया कि इसकी वाली जा चुकी है, हाँ, उम्र बढ़ाने के लिए। तो फिर भैया देखो कोई मिल जाए जो शादी करवा दो इसकी, एलन मस्क की, इसकी वाली तो गई, है ना। और वहाँ होता भी नहीं है ये करवा चौथ वाला, अपने यहाँ होता है उम्र बढ़ाने का सिस्टम ही होता है। एक तरफ उधर करवा चौथ का व्रत रख के उम्र बढ़ाओ, दूसरी तरफ से घर में आए तो खून पी जाओ, है ना। ये सिस्टम यही रहता है हिंदुस्तान में केवल। छापो ये वाले, फिर आगे बताते हैं। अगला शासक कौन हो जाएगा? अगला शासक रहेगा कुमारगुप्त। कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त के बारे में जानते कोई लोग? कुमारगुप्त के बारे में जानने वाली बातें ये हैं कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। और इधर ये बहने लगा यार, आज पूरा गंदा हो जाएगा मेरा हाथ, तो क्या इतना ज़्यादा ओवर हो गया। इसने क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है।
क्या है? मतलब जो हम बता रहे होंगे उसी करंट में रहते हैं ये लोग, पीछे की दुनिया भूल चुके होते हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, ठीक है, ठीक है, जिसको बनवाया राजा तक्ष ने, ठीक है, किसने बनवाया? तक्ष ने। कहाँ है? पेशावर में, पाकिस्तान, है ना, वहाँ पे है कौन सी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे चाणक्य पढ़ाते थे। ये भी दुनिया की सबसे पहली है, क्या है? ये भी दुनिया की सबसे पहली है, क्या? सबसे पहली आवासीय, कैसी है? आवासीय। आवासीय का मतलब समझते हो? आवासीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर रहने की हॉस्टल वाली सुविधा हो, है ना। तो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रहने की व्यवस्था है, स्टूडेंट्स के लिए रहने का, मतलब पूरा हॉस्टल वगैरह बनवा रखे हैं, पूरा व्यवस्था, वहीं पे रहो, वहीं पे पढ़ो, वहीं पे खाओ, वहीं पे फिर सो जाओ, फिर वहीं पे पढ़ो, है ना, ऐसा सिस्टम दुनिया में सबसे पहले हमने चालू किया। ये किसने बनवाया? कुमार गुप्त ने। तो क्या ये कह सकते हो कि गुप्त वंश में कुछ अच्छा खासा काम नहीं हुआ? इस वाले में पता है तुमको, इस वाली यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म के महायान की शाखा का ज्ञान दिया जाता था। बौद्ध धर्म में एक शाखा है, इसका नाम है महायान। कौन सी शाखा? महायान की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। लेकिन फिर आया ऐबक। कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक आया। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन आया? बख्तियार खिलजी। कौन आया? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने इस पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। कहते हैं जब इसने जलाया तो ये यूनिवर्सिटी लगभग महीनों तक जली थी। इसमें एक लाइब्रेरी थी, इसमें बहुत सारी धर्म की किताबें रखी हुई थी। केवल बौद्ध धर्म ही नहीं था इसमें, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सनातन की भी बहुत सारी किताबें थी, धर्म जिसको वेद वगैरह कहते हैं, वेद पुराण ग्रंथ सब बहुत थे इसमें। ये यूनिवर्सिटी महीनों तक जली है, महीनों तक, इतनी ज़्यादा किताबें थी। कहती हैं इसकी आग ख़त्म नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा इसमें किताबें थी। और कहते हैं अगर ये यूनिवर्सिटी ना जली होती तो आज हम लोग कहीं और आगे होते हैं। तुमको पता है कि कड़ादी जैसे हमारे यहाँ साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया है ना। बाद में लोग आगे कहते हैं परमाणु का सिद्धांत हमने दिया, कड़ाद हमारे यहाँ हुए थे, है ना। तो सोचो एक कड़ाद नहीं है, बहुत हैं। नागार्जुन देख लो, पैरेलल यूनिवर्स, सब बताते नहीं बताते हैं। आइंस्टीन आगे घूम रहे हैं, भैया नागार्जुन आया बहुत पहले हो चुके हैं, सब जला दिया हमारा। अब कह रहे हो तुम लोग बेवकूफ़ हो, तो है बेवकूफ़। जब ये जला रहे थे तब इनके डंडा करने वाला कोई नहीं था, होता तुम बचा लेते, और तब बचा लेते तब हम दिखाते कि हम लोग क्या थे। दुनिया में सबसे पहले एरोप्लेन का सिद्धांत हमने दिया कि उड़ सकता है कुछ इंसान, वो पुष्पक विमान हमने दिखाया, है ना। सारे जो भी टेलीपैथी हमने सिखाई कि दूर बैठ के किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हो, टेलीपैथी हमारा लॉजिक है, आइडिया हमारा है, बना तुमने लिया, अपने आप को हीरो कहते हो। क्या हीरो यार, ने जलाया है हमारी। अच्छा हम ऐसा भड़का भी दिया, अंग्रेज है, अंग्रेज़ों ने भड़का दिया, कहा कि तुम्हारे इतिहास में परिवर्तन हुआ है। बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया, हिंदू शासकों ने जलाया। और नाम किसका देते हैं? पुष्यमित्र शुंग का। वो भैया इससे पहले जा चुका है, जली ये अब है गुप्त वंश में। शुंग वंश कब था, इससे पहले कब पढ़ चुके हो? और भड़काते किसको हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जलवा दिया। बेचारा कब मर के चला गया, वो मानते हैं वो सनातनी था, कट्टर आदमी था, लेकिन उसने जलवाया नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म के महायान की ज़्यादा शिक्षा थी, पर हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वो ऐसा नहीं करेगा। ये भी तो हिंदू धर्म के ही हैं, कुमारगुप्त, जिसने नालंदा बनवाया। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे। आपस में हमको लड़वाते हैं। बौद्ध धर्मी हम इन लोग अलग नहीं मानते। सनातन वाले कहते हैं भगवान बुद्ध हमारे हैं, वो तो कहते हैं नवे अवतार है हमारे, वो अलग मानते ही नहीं बौद्ध धर्म को। क्यों करेंगे ऐसा? और ये आते हैं अंग्रेज, मैकाले, भड़का देंगे आपस में। ये चिंता नहीं करना, जब तक हम हैं भड़काने नहीं देंगे, है ना, जोड़ के रखेंगे सबको। ये खच्चर यही आते हैं, खिलजी टाइप के लोग। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ध्यान रखना, ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी आएगा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले में, अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आएगा, है ना। तो वो दिल्ली सल्तनत का शासक है वो भी, लेकिन ये कोई शासक नहीं है, सेनापति है। नाम में ध्यान रखना, अलाउद्दीन और बख्तियार में थोड़ा अंतर है। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। कहा जाता है ये बीमार हो गया था, इसको घाव लग गया था, उसका घाव ठीक नहीं हो रहा था, तो इसने बहुत सारे जो मौलाना होते हैं उनसे अपना इलाज कराया, कोई मौलाना इसको ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको मालूम पड़ा कि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, वो इलाज भी कर सकते हैं, मतलब शिक्षा का भी, इसका चिकित्सा का भी ज्ञान देते थे। तो कहा कि वो ठीक कर सकते हैं, उनसे ठीक करवाना नहीं चाहा। इसने कहा कि नहीं, ठीक करवाएंगे तो केवल मुसलमान होना चाहिए, उसी से ठीक करवाएंगे, बाकी किसी से इलाज नहीं करवाएंगे। फिर भी उनको पता चल गया, हम लोग इतने दयालु आदमी, कहा कि तो फिर भी ठीक कर देंगे, है ना। हम लोगों ने क्या किया, जो यहाँ के प्रोफेसर हैं उन्होंने बर्तनों पे लेप लगा दिया कि जब ये पकड़ेगा तो ये
लेप उसके हाथ में लग जाएगा और हाथ कहीं ना कहीं उसे घाव पे छुएगा, खुजली करेगा, कुछ करेगा, छुएगा, तो ऐसे लेप लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेप लग जाएगा, उसी से थोड़ा सा ठीक कर दिया। बाद में इसको मालूम हो गया ठीक कैसे हो गया है, ये तो लाइलाज बीमारी थी, अपने आप कैसे ठीक हो गई। तब इसको किसी ने बता दिया कि यहाँ नालंदा के एक प्रोफेसर को बुलवाया गया था और उन्होंने ही तुम्हारा इलाज किया है, जाने अनजाने में। इसने कहा अच्छा इतना यहाँ पे टैलेंट है कि दुनिया भर के कोई मुस्लिम ठीक ही नहीं कर पाए, इतने मौलाना हैं, और ये यहाँ का एक प्रोफेसर बिना बताए ठीक कर दिया, इतना ज्ञान यहाँ पे है। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो छोटी मोटी, ये तो ट्रायल है, ट्रेलर देखा, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, बहुत ज्ञान है इनके पास, एरोप्लेन उड़ा देते हैं, यहाँ बैठ के दिल्ली में बैठे लोगों से बातें कर लेते हैं। ये बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये बिहार में है। कहा कि यहाँ बैठे लोग बहुत दूर बैठे लोगों से बातें कर लेते हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा ऐसा टैलेंट है इनके पास। कहा अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो केवल यही पता है कि मुर्गे को कैसे काटते हैं, इतना ही पता है हमको, है ना। तो कहा इतना टैलेंट है, इनको ख़त्म करो। पूरा जला दिया, लौट के आया पूरा यूनिवर्सिटी जला दिया। ये कहानी है इसके पीछे की, और हम लोगों को आपस में भड़काते हैं लोग। हम लोग खच्चर हैं अभी मान भी लेते हैं, तो खच्चर हैं तो मानना पड़ेगा कि हम खच्चर हैं। इसके बाद में कौन आएगा? स्कंदगुप्त। कौन आएगा? स्कंदगुप्त। देखो थोड़ा माहौल एकदम से सीरियस पहुंच गया है ना, कहाँ एकदम शादी विवाह की बातें हो रही थी, एकदम सन्नाटे वाला आ गया। स्कंदगुप्त के बारे में बताओ, कोई लोग क्या जानते हो? स्कंदगुप्त क्या है? देखो अब तुमको मिलेंगे, ये आखिरी शासक ऐसा है जो थोड़ा योग्य मिलेगा गुप्त वंश में, इसके बाद योग्य शासक नहीं मिलेंगे तुमको। तुमको याद है एक हमने तुमको दिखाया था यहाँ पे, ये हिंदुस्तान का मैप थोड़ा गड़बड़ बन गया। देखो ये यहाँ पे तुमको हमने दिखाया था एक सुदर्शन झील है। कौन सी झील है? सुदर्शन झील, है ना, यहाँ पे याद होगा तुमको। तो एक सुदर्शन झील थी जिसको कहते हैं, कहाँ पे थी? जूनागढ़ में। कहाँ थी? जूनागढ़। तो जूनागढ़ में एक अभिलेख था, वहाँ पे एक झील बनवाई गई थी, जिसका नाम था सुदर्शन झील। याद है नहीं याद है? सुदर्शन झील। ये सुदर्शन झील बनवाया किसने था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। फिर इसके बाद उसका बेटा आया, नहीं बेटा नहीं पोता आया, पोते ने इसका पुनर्निर्माण कराया, अशोक ने पुनर्निर्माण कराया, कुछ नहीं लिखवाया, चला गया वहाँ से। उसके बाद में आया शक शासक, उज्जैन का शक शासक रुद्रदामन आया, उसने पुनर्निर्माण कराया। फिर वहाँ पे एक अभिलेख लिखवा दिया जिसको कहते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख किसने लिखवाया? तो रुद्रदामन ने लिखवाया। रुद्रदामन ने लिखवाया कि मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसने इस झील का निर्माण कराया। उसके बाद में उसका बेटा आया, उसने इसका पुनर्निर्माण कराया। हम आए, उसका फिर पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। फिर अगली बार कौन आ गया? स्कंदगुप्त। इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करा दिया। क्या कराया? पुनः निर्माण करा दिया। क्या कराया? समझ रहे हो बात? पुनः निर्माण हो गया, है ना। और इसने इसी वाले अभिलेख में अपना भी नाम डलवा दिया कि हम स्कंदगुप्त इस झील का पुनः निर्माण करवा रहे हैं। समझ रहे हो बात? पुनः समझ रहे हो। एक बार किसने? अशोक ने कराया, एक बार रुद्रदामन ने कराया, एक बार इसने करवा दिया। ये पुनर्निर्माण हुआ ना, मतलब जीर्णोद्धार करा दिया, टूटी फूटी है तो उसको सही करवा दिया। ये अपनी गुप्त वंश में अंतिम शासक है जो योग्य है। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आया। इसके बाद में खच्चर आएंगे। कौन आएगा? भानुगुप्त। कौन आएगा? भानुगुप्त नहीं लिख पा रहे हैं। देखो अच्छा पहले इसमें देख लो। इसी के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। किसका? हूणों का आक्रमण। हूण इधर रहते थे, इधर अफगानिस्तान और ईरान के साइड में, ठीक है ना। यहाँ से आए हिंदुस्तान में और इधर हिंदुस्तान में इधर हमला कर दिए, ठीक है ना। हूणों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? आक्रमण। तो इसने हूणों को परास्त कर दिया। हूण इसके समय में जीत नहीं पाए। हूणों को मलेच्छ कहते हैं। ये इतने आज के समय मलेच्छ शब्द सुने हो नहीं सुने हो? बहुत मलेच्छी हो, ऐसे सुना है नहीं सुना? वो यहीं से आया है। हूणों को कहते हैं मलेच्छ। ये है मलेच्छ। मलेच्छ का मतलब होता है इतने घिनौने टाइप के लोग हैं ये, इतने घिनौने, मतलब कुछ भी पा जाए, काट मार, खाना पीना चालू, मतलब युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में किसी को मुंडी काट दी, उसी में जुट गए, खाने लगे। इतने टाइप के ऐसे लोग हैं, मतलब बिल्कुल मलेच्छ टाइप के आदमी। इसीलिए कहते हैं इनको मलेच्छ। हूणों को क्या कहते हैं? मलेच्छ। मलेच्छ इन्हीं का शब्द है, इन्हीं के लिए मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना। वहीं से आया है शब्द। आज जो तो मम्मी कहती है ना, जब तुम बिना हाथ धोए खाना खाने लगते हो तो कहते हैं बड़े मलिच्छी हो, है ना। वही वाला मलेच्छी वाला मलेच्छ ये होता है ना। मलेच्छी नहीं होता, इनको मलेच्छ कहा गया। हूण आए, इसके समय में आक्रमण किया, बहुत बुरी तरीके से मारते थे हूण, लेकिन इसने हूणों को मार दिया। इसीलिए इसको कहते हैं गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक। शासक और होंगे जैसे भानुगुप्त। अभी आएगा कौन? भानुगुप्त। ये भी आया, पर ये इतना योग्य शासक नहीं है। इसने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम है एरड़ अभिलेख। इसके बारे में इतना लिख लो, एक एरड़ अभिलेख लिखवाया। इसने क्या लिखवाया? एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम है एरड़ अभिलेख। इसमें इसने लिखवाया सती प्रथा। क्या लिखवाया? यहीं से हमको जानकारी मिलती है सती प्रथा की, कि पहले सती प्रथा भी हुआ करता था गुप्त वंश में। गुप्त वंश में बहुत सारी खामियां थी, अभी बताएंगे कमियां क्या थी। उसमें से एक कमी है सती प्रथा। सती प्रथा क्या हुआ करता था? मान लिया किसी का, तुम्हारे युगल का विवाह हो गया, है ना, और उसमें किसी कारण से पुरुष की मृत्यु हो गई,
तो महिला को भी उसकी शव पर बांध करके जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा, अगर उसका पति मर गया है तो उसकी पत्नी को भी उसमें जिंदा बांध करके ऐसे जला दिया जाता था। ये होता था सती प्रथा। और इसका कारण जानते हो क्या होता था? कहते थे महिलाएं होती क्यों हैं? पुरुषों की सेवा करने के लिए, है ना। महिलाएं मान भी लेती थी, कहती हैं पुरुषों की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य, पति परमेश्वर है मेरे, मान लेते थे। तो ये कहते थे कि पुरुष तो तुम्हारा गया ऊपर और तुम यहाँ रह के क्या करोगे, ऊपर जाओ तुम भी सेवा करो जाके। तो वहीं पर उसमें बांध के भेज दिया जाता था, है ना। लेकिन बाई चांस महिला मर जाए, पुरुष बच जाए, तब पुरुष को बांध के नहीं जलाया जाता था। हाँ, पुरुष परमेश्वर है। महिलाओं के पास इतना दिमाग नहीं रहता है, आज भी वही सिस्टम है। ये नहीं कह पाती हैं कि हम तो मर गए हैं, जा रहे हैं ऊपर, नीचे तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम भी लेटो, ऊपर चलो, ऊपर सेवा करेंगे चल के, है ना। तो इतना खुद में है ही नहीं, क्या करें। ये ऐसी सिस्टम होती थी। थोड़ा हंसने वाली बातें नहीं, सोचो कैसी कैसी। अच्छा, ये हमारी खूबी है, ये हिंदुस्तान की खूबी है कि हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, हम में गलती है कुछ तो हम स्वीकार करते हैं कि हाँ सती प्रथा हमारे यहाँ थी, पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा आज भी चली है, पता क्यों? आज भी चल रही है। आज भी क्या होते हैं, जेवर नहीं, जेठ चले आते हैं तो वो घूंघट कर लेती हैं अच्छे, है ना। उसका उनको बेनिफिट है। अगर बेनिफिट ना होता तो वो पर्दा प्रथा ख़त्म करवा चुकी होती अब तक, है ना। लेकिन उसका बेनिफिट है। क्या करती हैं, अंदर अंदर खाया करती हैं, कोई जान भी नहीं पाएगा। और धोती क्या रहती है उनकी, साड़ी जो होती है वो उसमें से ऐसा ट्रांसपेरेंट ऐसा रहता है कि एक साइड से दिखता है, वन वे सिस्टम होता है। अंदर से वो सब देख सकती हैं, बाहर वाला अंदर को नहीं देख सकता क्या खा रही हैं। ये बाहर वालों पे पूरी नज़र रखती हैं, इसलिए वो अभी भी फॉलो कर रही हैं। पर्दा प्रथा पूरा खत्म कराने का कोशिश किया। सती प्रथा जब खत्म हुई, तुमको पता होगा, विलियम बेंटिक था उस समय, है ना। विलियम बेंटिक था उस समय, राजा राम मोहन राय ने मिलकर के उसके सहयोग से सती प्रथा को ख़त्म करवा दिया। लेकिन पर्दा प्रथा को भी खत्म करवाया। लेकिन ये अभी भी मान रहे, कह रही नहीं हम मानेंगे। कुछ महिलाएं हैं अभी, कुछ नहीं मानती, वो अलग बात है। जो मानती कुछ मानती हैं अभी भी, हमारे यहाँ भी होता है ये पर्दा प्रथा वाला। अपने आप उनको मना करो, फिर भी वो मानती नहीं। मम्मी जैसे लोग हमारे, इनको मना करो, क्या है तो नौटंकी खाले मुली की, नहीं मानती। अब हमको बाद में लॉजिक समझ में आया कि इसमें इनका बेनिफिट है तभी नहीं मानती। ये वाला कोई नहीं मानता। तुम्हें से कोई मानता है इसमें से? बताओ, कोई है जो आगे फॉलो करने वाला हो? कोई नहीं फॉलो करेगा। पर्दा प्रथा सब करेंगी फॉलो, क्योंकि उसमें बेनिफिट है, अंदर अंदर खाते रहे, है ना। अभी तो और भी हो गया, अंदर अंदर मोबाइल भी चलाते रहो, कोई देख ही नहीं पाएगा। फायदे चीज़ें हैं, फायदे वाली कोई नहीं छोड़ेंगी। तो ये सिस्टम है। फ़ोन चलाना होगा तो इतना भी कर लेना। हाँ, वो क्या है। तो भानुगुप्त समझ में आया, इसने सती प्रथा वाला सिस्टम इसके समय में एरर अभिलेख हमको जानने को मिला, ठीक है ना। अब एक बचेगा जो इसका खच्चर होगा, अंतिम शासक होगा, इसका नाम होगा विष्णुगुप्त। क्या नाम होगा? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त है अंतिम शासक। कौन होगा? ये अंतिम शासक है। क्यों? इसको कौन मारेगा? इसको मारेगा कौन? इसको इस पे हाँ, कोई बड़ा शासक आएगा नहीं मारने के लिए, सेनापति नहीं मारेगा। मतलब सेनापति का है, परेशान कर रहे हो। इसके समय फिर दोबारा से हूड़ आ जाएंगे, हूड़ों का आक्रमण होगा। क्या होगा? इसके समय में हूड़ों का आक्रमण होगा और ये हूड़ों से हार जाएगा। इस बार क्या होंगे? हूड़ जीत जाएंगे। हूड़ों को कहते हैं मलेक्स। क्या कहते हैं? हूड़ों को मलेक्स। अच्छा, हूड़ आए कहाँ से थे? ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से आए थे। हमने तुमको अभी बताया, इधर ईरान और अफगानिस्तान से, है ना। तो लिख लेना चाहे, हूड़ आए और इस समय इसको हरा दिया और यहाँ से क्या हो गया? ये वंश खत्म हो गया। इसके बाद में आएगा वर्धन वंश। वर्धन वंश पता है ना, हर्षवर्धन वाला, पता है ना, वो चालू होगा। तो वो योग्य एक वंश होता है। उसके बाद में जितने देखोगे कोई भी भारतीय शासक नहीं होगा जो योग्य होगा। वर्धन वंश के बाद इनको कोई योग्य शासक नहीं मिलेगा। सबसे चरम पे ये थे गुप्त वंश वाले, इससे चरम पे कोई था ही नहीं। ये अपने आप में ब्रांड थे, इसके आगे कोई नहीं था, है ना। अच्छा, हूड़ों से ये हारे जरूर थे पर इसको ख़त्म हूड़ों ने नहीं किया था, ठीक है ना। ये विष्णुगुप्त यहाँ से ख़त्म नहीं होता है। हूड़ का आक्रमण हुआ, इसके बाबा थे, देखो बाबा कहाँ गए? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूड़ों को हराया था, पोता हूड़ों से हार गया, लेकिन ये उनसे ख़त्म नहीं हुआ था। ख़त्म कौन करेगा? इनका सामंत। कौन ख़त्म करेगा? इनका सामंत। सामंत था इनका पुष्यभूति वर्धन। कौन था? पुष्यभूति वर्धन था। और वही आगे वर्धन वंश की स्थापना कर देगा, है ना। जिसमें कौन होगा? हर्षवर्धन। भूल गए? वही एक राजा तुमको याद है ना, हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो आगे वाले में वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें देख लो, इसमें क्या था, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानने वाली हैं। इसने इस धर्म में बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ और हिंदू धर्म का भी अच्छा खासा विकास हुआ। इस धर्म में तुम देखोगे अजंता और एलोरा की, इधर लिख दें, इधर लिख लो, अजंता की गुफाएं तुमको पता है। ये अगर उत्तर प्रदेश, ये अगर देखोगे हिंदुस्तान तुम्हारा है,
तो कौन बोला? देखो इधर ये तुमको महाराष्ट्र मिलेगा, यहाँ पे अजंता की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। इन्हीं पहाड़ियों में काट करके बनाया गया है अजंता की गुफाएं। क्या बनाया गया है? अजंता की गुफाएं। इन गुफाओं में केवल हिंदू धर्म का इसने प्रचार नहीं किया, हिंदू धर्म की भी हैं, बौद्ध धर्म की हैं और जैन धर्म की हैं। तीनों धर्मों के इसने गुफाएं बनवाई। किसके लिए? हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्मों का गुप्त वंश में प्रचार हुआ, ठीक है। तीनों धर्मों को इसने बढ़ावा दिया, क्योंकि ये मानता था कि हिंदू धर्म जो है वही बौद्ध धर्म है, वही जैन धर्म है, उसी से निकले हैं सब, अलग अलग किसी को नहीं मानता था। तो इसके समय अजंता एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? किसने बनवाई? गुप्तों ने। किसने बनवाई? गुप्तों ने बनवाई। यहाँ पे पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है, क्या है? बाघ। क्या है? बाघ। तो बाघ की गुफाएं किसने बनवाई? ये भी किसने बनवाया? गुप्तों ने बनवाया। बाघ की गुफाएं ये भी गुप्तों ने बनवाई। अच्छा तुम इधर देखोगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यहाँ पे एक हमने बताया था बामियान, याद है? बामियान। बामियान में क्या है? भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी। फिर आए तालिबानी, उन्होंने मार के तोड़ दिया, पूरी मूर्ति उड़ा दी। दुनिया में इससे बड़ी मूर्ति भगवान बुद्ध की कहीं नहीं थी। अफगानिस्तान में बनवाया था। किसने बनवाया था? गुप्तों ने। किसने बनवाया था? गुप्त शासकों ने बनवाया था। तो तुमको देख लेना, भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में जो बनी थी, उसको किसने बनवाया था? गुप्त शासकों ने बनवाया था। तालिबानी आए, उन्होंने तोड़ के ख़त्म कर दिया पूरा, है ना। अभी क्या है, उनकी सरकार बन गई, तो अब क्या कह रहे हैं कि हम फिर से रिकन्स्ट्रक्शन करवाएंगे, उसका बनवाएंगे, पुनः निर्माण करवाएंगे। करवाओ, खच्चरों तोड़ो फिर करवाओ। ऐसा देखो, अच्छा सब काम किया है इसने, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन गुप्त वंश में खराबियाँ भी थी। हर बार ध्यान रखना कि तुम कितने भी अभी अच्छे काम बताएं, खराबियाँ भी बताएंगे। हमने कहा कि कितना भी तुम अच्छा काम कर लो, याद तुम्हारी खराबियाँ ही रहेंगी। और जैसे हम तुमको खराबियाँ बताएंगे तुम ये सारी भूल जाओगे। अभी तुम देखोगे क्या खराबियाँ हैं। इसके समय में, ये गुप्त वंश के समय में सबसे ज़्यादा जाति भेद था। जाति भेद सबसे ज़्यादा चरम पे था इसके समय में, सबसे चरम पे जाति भेद था गुप्त वंश में। क्योंकि तुमने क्या किया? हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, और हिंदू धर्म में बाद में जो आने वाले पंडा लोग थे, उन्होंने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। और क्या किया? उसमें वंशानुगत जाति सिस्टम बना दिया, वर्ण व्यवस्था बना दी कि जो जिस जन्म में, जिस वंश में हुआ है वो वैसा ही रहेगा। पहले कर्म के हिसाब से था, इन्होंने बाद में चेंज कर दिया, और इन्होंने वैसे का वैसा फॉलो कर लिया। इनकी गलती ये रही कि इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया कि जैसा पहले था हम वैसा मानेंगे ना, जैसा बाद में कर दिया गया। इन्होंने जाति वाला व्यवस्था को सबसे ज़्यादा माना। जो निम्न जाति के होते थे, इनके समय में निम्न जाति वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निम्न जाति के लोगों को चांडाल कहा जाता था, ठीक है ना। तो तुमसे पूछा जाएगा निम्न जाति के लोगों को चांडाल किस वंश के समय में कहा जाता था, तो वो गुप्त वंश था। तो बताओ, क्या सब कुछ अच्छा ही था इनके समय में? कहते हैं भारत का स्वर्ण काल था गुप्त वंश। भारत का स्वर्ण काल मतलब जितना विकास भारत का गुप्त वंश में हुआ, इतना बाद में कभी नहीं हुआ। हर प्रकार की विचारधारा लो, अच्छी विचारधाराओं की बात कर लो, सारी अच्छे काम गुप्त वंश में हुए हैं। इसलिए भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश। लेकिन खराबियाँ भी हैं। कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, तो इसमें भी है, ठीक है ना। इसके समय में तुम देखोगे जो सबसे बड़ा पद होता था वो राजा का होता था। सबसे बड़ा पद किसका होगा? राजा का। ये लिख लेना, लिखेंगे, जगह नहीं बची यहाँ पे, जब लिख दें। सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? वो राजा का होगा, है ना। और सबसे छोटा पद ये ग्रामिक का होगा। किसका होगा? सबसे छोटा पद ग्रामिक, जिसको प्रधान जी कहते हो, है ना। ग्रामिक मतलब क्या होता है? गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, वो ग्रामिक होता है। सबसे बड़ा पद राजा का, सबसे छोटा पद ग्रामिक का। हाँ क्या? हाँ, मुखिया जिसको कहते हो वही, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके पद, तुमको पद पूछा जाएगा तो तुम बता देना कि सबसे बड़ा पद है राजा का, सबसे छोटा पद है ग्रामीण का, और बीच में अगर पूछा तो बीच में कौन आता है? डीएम आता है ना। तो डीएम के लिए लिख लेना कुमार अमात्य। डीएम को कहा जाता था उसमें कुमार अमात्य, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। दुनिया भर में हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं, पर याद दुनिया वही रखती है जो हमारी बुराइयाँ हैं। इसलिए कहते हैं अच्छाई करो तो बेधड़क होकर आराम से अच्छाई करो, जिसके साथ जो अच्छा करना है सब करो। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ बुरा करना चाहते हो तो उसके पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आगे से तुम उसी बुराई की वजह से जाने जाओगे। पीछे तुमने कितने अच्छे काम किए हैं दुनिया सब भूल जाएगी। इसलिए अच्छे काम करने से पहले बिल्कुल मत सोचो, जो करना है करके कर दो। किसी के साथ भलाई करनी करो, भूल जाओ, उसके बाद किसी के साथ अच्छाई किए, ठीक है ना। लेकिन अगर बुरा काम करना है तो उसके पहले कम से कम 10 बार जरूर सोचना है कि क्या करने जा रहे हैं, क्या ये सही भी है,
क्योंकि दुनिया तुमको उसी से याद रखेगी, अच्छाई तुम्हारी सारी भूल जाएगी। ठीक है ना? तो इसी के साथ तुम लोग गुप्तवंश लिखो, छापो और गुप्तवंश खत्म।